देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे नाम को बताएंगे जहां पर तृणमूल कांग्रेस के पूरे राज्य इकाई ने तृणमूल कांग्रेस से अपने आप को अलग करके नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। और कारण है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई नहीं देना। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेशनल पार्टी बनने पर भी जोरदार तरीके की अड़चन दिखाई दे रही है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और कैसे राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार से जुड़ता है पूरा मामला दोस्तों। और क्या है पूरी अपडेट डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को संबोधित करने के नाम पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो 700 से ज्यादा नागरिकों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग को लेटर लिखते हुए, पत्र लिखते हुए चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी 33% आरक्षण की मांग को लेकर करने जा रही है देशव्यापी आंदोलन। बताएंगे किस तरीके की रणनीति पर काम कर रही है पार्टी दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी ने पहली बार नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और डंके की चोट पर नीतीश कुमार को फटकार लगाते हुए राहुल गांधी नजर आए। बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी की रणनीति में हो रहा है बताओ, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को कमजोर करेंगे तो उल्टा खुद कमजोर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केरल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को एक तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है दोस्तों। इसी के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर तृणमूल कांग्रेस अपना विस्तार करना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस ने अपना विस्तार केरला के अंदर किया दोस्तों। और तृणमूल कांग्रेस को लग रहा था कि वो अगर केरला के अंदर कुछ % वोट हासिल कर लेंगे और एक दो विधायक उनके जीत कर आ जाएंगे तो राष्ट्रीय पार्टी बनने में तृणमूल कांग्रेस को फायदा मिलेगा दोस्तों। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कोशिश की कि उनको कोई ना कोई ऐसा बड़ा नेता, ऐसा बड़ा चेहरा केरला के अंदर मिल जाए जिससे पार्टी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और ऐसा ही एक नेता पार्टी के अंदर आता है दोस्तों। और राज्य के अंदर 2 बार लगातार चुनाव जीतने वाले और 80,000 से ज्यादा वोट इकट्ठा करने वाले केरला के एक जाने माने चेहरे पीवी अनवर ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस को केरल के चुनाव में जोरदार तरीके से मजबूत किया और केरला के चुनाव में कई सीटों पर चुनाव लड़वाया दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि केरला के अंदर वामपंथी की सरकार जाए और कांग्रेस पार्टी यूडीएफ की सरकार बने और तृणमूल कांग्रेस उसमें साथ में आकर काम करे। और मैं बेपोर सीट से चुनाव लड़ रहा था, यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन मुझे सपोर्ट कर रहा था। इसके बावजूद मैं चाह रहा था कि ममता बनर्जी आकर मेरे समर्थन में प्रचार करे और अगर वो प्रचार करती तो इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलता। उन्होंने कहा कि मेरे बेपोर सीट से चुनाव लड़ने के दौरान ममता बनर्जी मेरा प्रचार करने के लिए नहीं आई, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का झंडा एक साथ दिखाई देगा तो इसे गलत प्रभाव पड़ेगा और पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर तृणमूल कांग्रेस को इसे नुकसान हो जाएगा। यानी दोस्तों विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रही थी। इस पूरे मामले को लेकर अनवर ने कहा कि बहुत हो गया, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम सबको काम करना चाहिए और तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अब मैंने फैसला ले लिया है कि मैंने पिछले 1.5-2 साल में तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर जमीन से खड़ा किया था, लेकिन अब मैं पूरी की पूरी पार्टी ले जाकर नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ। यानी पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस इकाई का केरल में एक नई पार्टी में विलय होने जा रहा है दोस्तों। यानी पूरी तृणमूल कांग्रेस खत्म हो रही है, क्योंकि पीवी अनवर ने पार्टी बनाई थी और पीवी अनवर ही पूरी पार्टी खत्म करने का ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि मैं नई पार्टी बनाकर हमारी पार्टी का यूडीएफ गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन कराकर राहुल गांधी के विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। यानी राहुल गांधी के नेतृत्व को सपोर्ट करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरीके से राज्य इकाई ने अपने से अलग करते हुए केरला के अंदर आज की डेट में अब तृणमूल कांग्रेस के नाम पर कोई झंडा उठाने वाला नहीं है दोस्तों। ये बात क्लियर कट कर दी है और एक नई पार्टी बनाने का ऐलान और कांग्रेस को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। अगर आप भी मानते हैं कि जो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि पीवी अनवर ने एकदम सही किया तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें देश के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 700 से अधिक जागरूक नागरिकों ने चुनाव आयोग को एक शिकायत पत्र लिखा है और शिकायत पत्र लिखते हुए हस्ताक्षर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल को दिए गए राष्ट्र के संबोधन के नाम पर किए गए आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर कार्रवाई की मांग की है। यह संबोधन यानी नरेंद्र मोदी ने जो बयान देश के लोगों को लेकर दिया दोस्तों, कहा गया कि प्रधानमंत्री 8:30 बजे आकर देश को संबोधित करेंगे। लोगों को लगा कि कुछ ऐसी बात बोलेंगे जिससे देश की भलाई की बात हो या देश से कुछ काफी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी आधे घंटे का भाषण और 58 बार कांग्रेस का जाप जपने के लिए राष्ट्रीय संबोधन करते हैं, जो साफ तौर पर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आचार संहिता का एक उल्लंघन था दोस्तों। इस मामले को लेकर अब इस संबोधन को अब लेकर 700 से अधिक जागरूक नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। शिकायत पर हस्ताक्षर करने वाले पूर्व नौकरशाह, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़े बड़े शिक्षाविद यानी एजुकेशन से जुड़े हुए हाई लेवल के अधिकारियों ने भी अपनी नाराजगी जताई है दोस्तों। और क्योंकि ये भाषण दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था, ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किया गया था, सरकारी पैसे
विषय का उपयोग करके प्रसारित किया गया था। तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया चुनाव के बीच में विपक्ष पर निशाना साधने के लिए, और शिकायत में कहा गया कि चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। क्यों चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? चुनाव आयोग से मामले पर कार्रवाई करने की अपील की गई है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि देश के 700 से अधिक नागरिक, जागरूक नागरिक ये पत्र नहीं लिख रहे बल्कि करोड़ों करोड़ नागरिक बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग कम से कम दिखावे के लिए ही निष्पक्ष दिखाई देगा, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देशव्यापी आंदोलन को लेकर एक बड़ी तैयारी कर रही है। दोस्तों, जो अपडेट है वो ये कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी महिला इकाई ने देश के कई हिस्सों के अंदर विरोध किया। दोस्तों, राजस्थान के अंदर भी प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 543 लोकसभा सीटों के लिए 33% आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने के दबाव के लिए पूरे देश भर के अंदर आंदोलन चलाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस पार्टी महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने पिछले 2 दिनों से दिल्ली और जयपुर के अंदर विरोध को प्रायोजित किया। दोस्तों, प्रदर्शन को आयोजित किया और अब देश के कोने कोने के अंदर विरोध किया जाएगा, और कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बात को लेकर एक रोड मैप बनाया जा रहा है। दोस्तों, जिससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बोला जाएगा कि वो फेसबुक के जरिए लाइव करके आम जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, उनसे सवाल जवाब करें और उनको बताएं कि कैसे महिला आरक्षण के मामले पर कांग्रेस पार्टी एकदम सीधा सिंपल स्टैंड रखती है कि पार्टी ये मांग कर रही है कि भाजपा सरकार 33% आरक्षण को अभी तत्काल लागू करे और 543 सीटों पर लागू करे। हम लोग डंके की चोट पर इस बात का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अखिल भारतीय अभियान चलाने की योजना बनाई है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से 2 कदम इसी तरीके से आगे रहना होगा, तब जाकर देश के अंदर एक क्लियर कट मैसेज कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जाएगा और इस पूरे कैंपेन की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को संभालनी चाहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी को महिला आरक्षण से जुड़े मामले को लेकर अपनी सक्रियता को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि महिलाओं में एकदम क्लियर कट मैसेज जाए। दोस्तों, बीजेपी की तरफ से कोई महिला नेत्री है ही नहीं जो उस बड़े चेहरे के तौर पर जानी जाए। पहले बीजेपी के लोग कभी कभी स्मृति ईरानी को आगे कर दिया करते थे, लेकिन अब तो स्मृति ईरानी भी चुनाव हार गई जब से, तब से उनको कोई बीजेपी का नेता या फिर महिलाओं का एक तरीके से प्रतिनिधित्व मानता ही नहीं है, प्रतिनिधि मानता ही नहीं है। जबकि प्रियंका गांधी जब बोलती हैं तो महिलाओं के बीच में उनके बयान का अच्छा खासा असर होता है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पहली बार इतना जोरदार तरीके का निशाना साधा है। दोस्तों, जिससे क्लियर हो गया है कि राहुल गांधी अब नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति करने के बाद जोरदार तरीके से एग्रेसिव होंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार एक समझौतावादी व्यक्ति बन गए। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख ने पिछले कार्यों में बीजेपी को उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की इजाजत दे दी, यानी अब जनता दल यूनाइटेड पर पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से बीजेपी का कंट्रोल है। श्री वैकुंठ में सत्ताधारी डीएमके पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के प्रचार करने के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, बिहार में जो हाल हुआ है यही हाल ये लोग तमिलनाडु और अलग अलग राज्यों के अंदर करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी ने खुद के व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला, चुपचाप राज्यसभा चले गए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी सब कुछ जानती है, नीतीश कुमार के इतिहास के बारे में सब कुछ जानती है, और क्योंकि नीतीश कुमार के बैकग्राउंड के बारे में बीजेपी सब कुछ जानती है, इसीलिए नीतीश कुमार चुपचाप मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़कर चले गए। और भाजपा यही करना चाहती है, देश भर के अलग अलग मुख्यमंत्रियों को सत्ता से दूर करना चाहती है। इसके लिए भाजपा को लगता है कि पहले गठबंधन करो और उस व्यक्ति पर दबाव बनाओ, उसके इतिहास के नाम पर उसको ब्लैकमेल करो और उसको हटाकर किसी और व्यक्ति को, यानी खुद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दो। और ये सारे राज्यों के अंदर भाजपा करेगी जहां जहां भाजपा अपने सहयोगियों के साथ में सत्ता में है। हमने मुंबई महाराष्ट्र में देख लिया, हमने बिहार में देख लिया, हमने हरियाणा में देख लिया, असम में देख लिया, इस तरीके के सभी राज्यों के अंदर देख लिया, जिससे पता चलता है कि बीजेपी आखिरकार अपनी सरकार बनाना चाहती है और पहले गठबंधन करती है और उसके बाद धीरे धीरे करके उस नेता के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करते हुए बाद में उस पर दबाव बनाकर उसे सत्ता से हटा दिया जाता है। और नीतीश कुमार को लेकर राहुल गांधी पहली बार बोले हैं कि नीतीश कुमार एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, और इससे पता चल रहा है कि बिहार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। कांग्रेस पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को लेकर और एग्रेसिव नजर आएगी दोस्तों, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जो मतदाता टूटेंगे वो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की ओर रुख करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अति पिछड़ा वर्ग समाज की बात करती है और जनता दल यूनाइटेड का एक बहुत बड़ा वोट अति पिछड़ा वर्ग समाज से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है और राहुल गांधी तमिलनाडु से मैसेज क्लियर भेज रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वो नीतीश कुमार पर हमला करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। साथ साथ लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण के लिए लाया गया बिल 17 अप्रैल को गिरने के बाद बीजेपी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच संघर्ष का एक बड़ा कारण बन चुका है। दोस्तों, प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने विपक्षी दलों
के नेताओं को परजीवी बताते हुए एक पोस्टर लगाया गया था। इस होर्डिंग को लेकर सियासत गर्म हो गई है, कांग्रेस पार्टी उग्र हो गई है। दोस्तों बाद में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को फाड़ दिया और होर्डिंग्स पर इसलिए मचा हुआ है बवाल। बीजेपी के प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी अंशुल तिवारी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने एक होर्डिंग्स लगवाया था। दोस्तों इसमें कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन की तस्वीर लगाई थी। दोस्तों वहीं पर होर्डिंग पर लिखा हुआ था कि नारी शक्ति वंदन योजना अधिनियम को रोक दिया, इन परजीवी लोगों ने महिलाओं का हक छीन लिया। इस पर अब कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के लोग पहुंचे तो उन्होंने पोस्टर फाड़ दिया। दोस्तों क्योंकि युवा कांग्रेस इस तरीके की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं करती है और युवा कांग्रेस जिस तरीके की एग्रेसिव राजनीति करती है, भाजपा वाले इसीलिए युवा कांग्रेस से परेशान रहते हैं और एक बार फिर जाकर होर्डिंग पोस्टर फाड़ आए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित खत्री। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मणिपुर के अंदर शटडाउन के बीच में रविवार रात कई इलाकों के अंदर जोरदार तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला। इम्फाल ईस्ट के कोई रेंगेई, इम्फाल वेस्ट के उरीपोक और केंचिंग जिले के अंदर मशाल रैली निकाली गई। दोस्तों भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षा बल को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, स्मोक बम और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। झड़प में कई लोग घायल हो गए। 6 अप्रैल को जो घटना हुई थी उस मामले को लेकर विरोध लगातार जारी है। दोस्तों कभी नागा समुदाय, कभी मैती समुदाय के अलग अलग लोगों के मौत के मामले को लेकर लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले हिंसा में 21 लोग गिरफ्तार हुए थे, यानी मणिपुर के अंदर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि भाजपा ने जल्दबाजी में सरकार बनवा ली और बीजेपी के मुख्यमंत्री ना तो नागा समुदाय, ना कुकी समुदाय, ना मैतई समुदाय के लोगों को समझा बुझा पा रहे हैं और आपसी समन्वय बनवा पा रहे हैं। दोस्तों स्थिति इतनी खराब है कि कहीं ना कहीं समाज के बीच में इतनी दरारें पड़ चुकी है और वो दरारें अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब तक 2 समाज आपस में बैठकर एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे शांति आएगी, एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भाजपा को इतनी बड़ी ज्यादा जल्दबाजी क्यों थी? जब सब कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ था तो सब कुछ शांत चल रहा था, तो सब कुछ शांत रहने दिया जाना चाहिए था, आम जनता से आपस में बातचीत करवाना चाहिए था और उसके बाद समाज के बीच में आपस में बातचीत कराकर एक तरीके से माहौल बनाकर समाज को एक बार फिर से वापस साथ में लाया जा सकता था। लेकिन बीजेपी ने इतनी हड़बड़ी की दोस्तों की अपने एक मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया और दूसरा भी ऐसा ही निकला जिससे स्थिति संभल नहीं रही है। तो सवाल यह है कि जब राष्ट्रपति शासन में सब सही चल रहा था तो अचानक से भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या बीजेपी वाले मणिपुर की शांति देख नहीं पा रहे थे? क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन में मणिपुर पूरी तरीके से शांत था तो फिर आगे कदम उठाने का कोई मतलब नहीं था और बल्कि चुनाव करवाना चाहिए ताकि आम जनता वोट देकर अपने नए प्रतिनिधियों को चुनती तो उन पर ज्यादा भरोसा रहता, क्योंकि पुराने वालों पर विश्वास तो रहा नहीं है। साथ साथ कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण राज्य मणिपुर में बीजेपी ने आग लगा दी और सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। 2 छोटे बच्चों के मौत के मामले को लेकर मणिपुर में फैले तनाव पर राहुल गांधी ने राज्य पर यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दिल्ली से नियंत्रण करने का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया कि मणिपुर के अंदर हालात खराब करने का कारण केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि भाजपा हर राज्य को दिल्ली से कंट्रोल करना चाहती है और यही ये लोग AIADMK के साथ में तमिलनाडु में गठबंधन करके करना चाहते हैं। इनको लगता है कि AIADMK की सरकार बन जाएगी तो दिल्ली से कंट्रोल कर लेंगे। और कन्याकुमारी में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी मणिपुर के अंदर सिविल वॉर चल रही है। उन्होंने हजारों लोगों के बेघर होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बात तो एकदम सही है राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, क्योंकि किसी भी राज्य को उस राज्य के नेताओं के आधार पर चलने देना चाहिए और वहां के आम जनता की समस्या के इर्द गिर्द ही राजनीति होनी चाहिए। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या पूरे नेतृत्व को दिल्ली से कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम जनता के अलग मुद्दे होते हैं, राज्य के अपने खुद के मुद्दे होते हैं। दोस्तों मणिपुर के अंदर शांति मणिपुर राज्य के एक एक जनता की मांग है और इस पर कौन कदम उठाएगा ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। राहुल गांधी बार बार मणिपुर के मामले पर भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शांति कब आएगी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मद्रास के हाई कोर्ट ने मुश्किल बढ़ा दी है थालापति विजय की। दोस्तों यानी विजय इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और थालापति विजय को उम्मीद है कि उनकी पार्टी चुनाव में एक तरफा स्वीप करेगी और जिस तरीके से अन्नादुरई और MGR के टाइम में हुआ करता था और करुणानिधि और जयललिता के टाइम में हुआ करता था, यानी टॉलीवुड के एक्टर के नाम पर जोरदार तरीके का वोट पड़ता था, सिनेमा के एक्टर के नाम पर वोट पड़ता था, एक्ट्रेस के नाम पर वोट पड़ता था, कुछ उसी तरीके का होगा। लेकिन राजनेता थालापति विजय आप जानते नहीं है कि वो जिस दौर में राजनीति कर रहे हैं उस दौर में शायद उनके लिए मुश्किलें एक
तो नहीं है बल्कि हजारों है। और कुछ ऐसी ही अपडेट आती है जहां पर मद्रास उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता राजनेता विजय भारत निर्वाचन आयोग और आयकर विभाग को आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए उनके द्वारा दायर चुनावी हलफनामे में विसंगति यानी गलत जानकारी के कारण याचिका पर नोटिस जारी किया है दोस्तों। यानी न्यायमूर्ति एस.ए. धर्म अधिकारी और न्यायमूर्ति अरुल मुरुगन की पीठ ने कहा कि अनियमितता है, यानी जो उन्होंने या चुनाव लड़ने के लिए एफिडेविट दिया है और जो उनकी असली संपत्ति है उसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए के बीच का अंतर है। यानी जितनी संपत्ति डिक्लेयर कर रहे हैं उतनी संपत्ति से 100 करोड़ ज्यादा है अभिनेता विजय के पास, थालापति विजय के पास। और 100 करोड़ तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसका मतलब थालापति विजय को बताना पड़ेगा कि उन्होंने एफिडेविट में गलत जानकारी क्यों दी। ऐसे में दोस्तों थालापति विजय 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव के नतीजे आने से पहले ही उनके खिलाफ एक नए तरीके का माहौल तैयार कर दिया गया है या नई तरीके का केस तैयार कर दिया गया है कि अगर इनके पास और 150 सीटें जो भी आएंगी या फिर यूं कहिए कि 20-25-30 सीट भी आ जाए तो भी ये चुनाव में काफी जरूरी होंगे दोस्तों। और हो सकता है कि कुछ पार्टी फायदा लेने के लिए इन पर अलग अलग तरीके से इनको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो थालापति विजय अब सिनेमा से असली राजनीति में आए हैं तो अब उनको ये सब झेलना पड़ेगा। और राजनीति सच्चाई में कितनी मुश्किल है यानी हकीकत वास्तविकता में कितनी ज्यादा अलग है ये उनको समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया नया मुकदमा दायर होता रहता है। साथ साथ हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया दोस्तों और बीजेपी ने चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को अकेला छोड़ दिया। इसके बाद अब जननायक जनता पार्टी के नेता किसी न किसी विवाद को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला सहित कई अन्य नेताओं ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक सहायक प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया है दोस्तों। पुलिस के अनुसार ये एफआईआर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अतिक्रमण और साजिश जैसे मामलों के तहत किया गया है। यानी पुलिस के अनुसार एफआईआर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अतिक्रमण और साजिश जैसे आरोप के तहत की गई है। और ये कार्रवाई 7 अप्रैल को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तोड़फोड़ के बाद की गई। शिकायत के मुताबिक आर के सदन नशा मुक्ति युवाओं के भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति ली गई थी। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर राजनीतिक भाषण दिए गए जिसमें छात्रों के बीच में तनाव हो गया और विश्वविद्यालय एक जो शैक्षणिक माहौल होना चाहिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का माहौल होना चाहिए, वहां पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार करीब 300 से 400 लोग इसमें शामिल हुए। 80 कुर्सियां और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। जननायक जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि एफआईआर राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों जननायक जनता पार्टी के नेताओं पर भी एफआईआर वगैरह का काम शुरू हो चुका है। एक टाइम में ये बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री के मामले पर ही संतुष्ट हो गए थे और हरियाणा में भाजपा की सरकार बना दी थी। आज की डेट में ये पार्टी अलग अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है दोस्तों, यानी बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे तो यही होगा। साथ साथ केरला विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केरल में कांग्रेस पार्टी ने उन नेताओं के खिलाफ गलत सूचना फैलाने वाले सोशल मीडिया के अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो सुनियोजित तरीके से चलाए गए दोस्तों। केपीसीसी के महासचिव यानी कांग्रेस पार्टी के केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव दीप्ति मैरी वार्गिज ने राज्य के प्रमुख को एक शिकायत की है, यानी पुलिस के प्रमुख को शिकायत की है, जिसमें कई तरीके के फेसबुक पर सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर फर्जी खबरें फैलाई गई दोस्तों। और आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के नेताओं को गुमराह करने के लिए यानी उनको बदनाम और जनता को गुमराह करने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया गया, यानी जानबूझकर सुनियोजित तरीके से एक समन्वित यानी एकजुट होकर एक अभियान चलाया गया। और एकजुट होकर अभियान तभी चलाया जाता है जब बड़े स्तर पर एक साथ मिलकर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है दोस्तों। और राज्य के अंदर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए हर तरीके के उपाय अपनाए गए। और इसीलिए इस पूरे मामले को इस तरीके से जांच पड़ताल में देखना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज तरीका था कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का, तो जरूर इसके पीछे कोई एजेंसी काम कर रही थी। कौन सी वो एजेंसी काम कर रही थी ये बात पता होनी चाहिए और उसके बाद पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन लोग थे जो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए और इलीगल तरीके से काम कर रहे थे। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा की धरती से अखिलेश यादव का ऐलान, कांग्रेस हमारे साथ है, 27 में बनाएंगे सरकार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी हलचलें बढ़ गई है दोस्तों। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 19 तारीख को कहा कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता हमको सत्ता देगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विपक्षी गठबंधन एकजुट हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को घेरा। सपा के अध्यक्ष ने एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे थे दोस्तों। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारने जा रही है और हम लोग इस पूरे मोमेंटम को आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी को हराते हराते पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी जोरदार शिकस्त देंगे। हम लोगों की तैयारी पूरी है, कांग्रेस हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन बना रहेगा, कांग्रेस साथ में रहेगी। हमारे लिए मुद्दा कोई सीट नहीं है, मुद्दा तो जीतने की क्षमता होती है, यानी जहां पर जो उम्मीदवार मजबूत लेकर आएंगे उनको हम टिकट देंगे, डंके की चोट पर टिकट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको उम्मीदवार जितवाने हैं और सबको पता है दोस्तों कि अखिलेश यादव टिकट बंटवारा हो या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के मामले हो, सबसे ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच से काम करते हैं। और यही बड़ा कारण है कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत दावेदार लेकर आती है तो अखिलेश यादव दिल खोलकर टिकट दे देते हैं, कहते हैं लड़ाई है और इंडिया गठबंधन को इसका फायदा भी मिलता है। पिछली बार भी आप लोगों ने 24 के चुनाव में देखा था। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
टीएमसी ने चुनाव से एन वक्त पहले कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। दोस्तों हाईकोर्ट में याचिका दायर करके ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवाया है। विशेष रूप से जो पोलिंग एजेंट होते हैं और जो मतगणना एजेंट होते हैं उनको गिरफ्तार करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। ममता बनर्जी ने आशंका जताते हुए अपने एक नेता को, सांसद को, कल्याण बनर्जी को भेजा। दोस्तों कल्याण बनर्जी ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से कहा कि माननीय जज इस पर ध्यान दे कि हमारे कई सारे कार्यकर्ताओं को रातों रात गिरफ्तार करने की एक साजिश चल रही है। यानी 23 तारीख को पहले चरण के लिए वोट डाला जाएगा जिसमें ज्यादातर उत्तर बंगाल के क्षेत्रों में वोट पड़ेंगे। ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं को रातों रात गायब करने की एक साजिश है कि जो लोग पोलिंग पार्टी के साथ मौजूद रहेंगे, जो हमारे बूथ के एजेंट होंगे, जिनका काम होगा कि आम जनता को दिखाना कि कौन सा बूथ उनका है और कम से कम तृणमूल कांग्रेस के वोटरों को घर से बाहर निकालना, तो उन सारे लोगों को गिरफ्तार करने की एक साजिश चल रही है क्योंकि वो पुराने लोग हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से वोटिंग होती है और तृणमूल कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा सकता है एक रात पहले। और इसीलिए चुनाव आयोग से और मुख्य न्यायाधीश से मांग की गई है कि कृपया इस मामले पर एक आदेश जारी करिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम 22 अप्रैल को इस पर सुनवाई करेंगे और 22 ही अप्रैल को कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा। दोस्तों बल्कि आज सुनवाई कर लेते तो एक आदेश जारी कर देते तो पुलिस वालों को पता चल जाता कि पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट इस मामले को लेकर सीरियस है कि तृणमूल कांग्रेस पर दबाव ना बनाया जाए, उनके पोलिंग एजेंटों को जानबूझकर परेशान ना किया जाए। लेकिन अब कल सुनवाई होगी और कल ही कल में क्या नियम लागू किए जा सकते हैं, क्या तृणमूल कांग्रेस के लोगों की सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, एक बड़ा सवाल रहेगा। दोस्तों साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। भाजपा मीटर में भी कर रही है हेरा फेरी, ये भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत